नमस्कार, बहुत स्वागत आप सभी का। आप देख रहे हैं भारत की खबर। मैं हूं सौरभ शर्मा और मेरे साथ हैं इंडिया टीवी के पॉलिटिकल एडिटर देवेंद्र पराशर। देवेंद्र, बहुत स्वागत है आपका भी। भारत की खबर में 4 खबरों की आपसे बात करेंगे। एक बार मैं आपको पीछे टॉपिक्स जो है इंट्रोड्यूस कर देता हूं, फिर एक के बाद एक शुरुआत करते हैं। पहला है सोनम पर सरकार ने क्या सोचा। सोनम वांगचुक, उनका अनशन लगभग 20वें दिन आज मेरे ख्याल से आ गया, 19-20वें दिन। तो अब दबाव बनाया जा रहा है उस तरफ से कि या तो सरकार कोई बातचीत का मोर्चा खोले या फिर मतलब कुछ सोच आगे करना क्या है। तो पहला मुद्दा, इसकी बात हम करेंगे, सरकार ने इस पर क्या कोई गौर किया भी है। दूसरा मुद्दा आज का हमारा ये है कि मानसून सत्र जो सोमवार से शुरू हो रहा है, वो भी दिखा दीजिए टॉपिक। क्या उसमें ये पीएम सीएम बिल नहीं आ रहा? मतलब 30 दिन के बाद अगर हिरासत में रहे तो आपका पद चला जाएगा, प्रधानमंत्री, मंत्री, केंद्रीय मंत्री, सब लोग। तो क्या वो बिल नहीं आ रहा है? क्या वन नेशन वन इलेक्शन का बिल भी इस सत्र में नहीं आएगा? पक्की खबर क्या मिली, ये आपको बताएंगे। तीसरा, प्रधानमंत्री ने एक वाकया सुनाया है और मतलब उन्होंने एक पिक्चर खींची देश के सामने, जिसमें भी मौजूदा युद्ध के हालात जो दुनिया के हैं उससे जोड़ करके उन्होंने ये बताया कि एक वक्त ऐसा भी आ सकता था जब देश की ट्रेनें, सारी की सारी ट्रेनें थम जाती। आप सोचिए, भारत का पूरा रेल नेटवर्क बिल्कुल बैठ जाता। क्या ऐसा मुमकिन था? इसकी बात करेंगे। और चौथा, पीओके में इस वक्त बड़ा जबरदस्त दबाव बना हुआ है पाकिस्तान की सरकार और आर्मी के ऊपर। पीओके जिस तरीके से चल पड़ा है अब आजादी लेने के लिए, क्या वक्त आ गया है कि अब भारत को इसमें अपनी भूमिका निभानी चाहिए? इसकी बात भी करेंगे हम। लेकिन शुरुआत देवेंद्र, पहली खबर जो आज हम कर रहे हैं, सोनम वांगचुक के अनशन पर क्या सरकार कोई विचार कर रही है कि भाई या तो उनसे कोई बात करे, नहीं तो इस अनशन को खत्म करवाएं, क्योंकि वो अनशन उनका लगभग 20वें दिन में है। जाहिर है बहुत उनका शरीर पर इसका असर पड़ रहा है। 7-8 किलो वजन उनका इन दिनों में गिर चुका है। बीपी के इशू वगैरह उनको हैं, ये सारी चीज़ें हैं। और वो उनसे अब ऑपोजिशन के तो ऑलमोस्ट हर बड़े नेता ने, राहुल गांधी को छोड़ के, लेकिन कांग्रेस पार्टी ने भी, सब ने अपील कर ली है उनसे सोशल मीडिया के माध्यम से कि अपना अनशन आप खत्म कर दीजिए, अपनी सेहत को खतरे में मत डालिए। आज अरविंद केजरीवाल उनसे मुलाकात करने उस मंच पर गए भी थे। क्या सरकार की रडार पे है ये सब कुछ? ये सरकार के हिसाब से सौरभ सोचिए कि सोनम वांगचुक मांग क्या रहे हैं। निट को लेके वहाँ पर एक सीजेपी प्रोटेस्ट शुरू हुआ। जब ये निट पेपर लीक हुआ उसके बाद सीबीआई जांच उठाई गई, जो दोषी लोग थे कार्रवाई की गई, उसके आगे की कार्रवाई चल रही है और अलग अलग राज्यों की पुलिस ने किस प्रकार सक्रियता से वो कार्रवाई की। उसके बाद जो अधिकारी थे, दोषी नहीं कह रहा हूँ, लेकिन जो अधिकारी, जिम्मेदार अधिकारी थे, उनके ऊपर कार्रवाई की गई। उसके बाद फिर आगे एग्ज़ाम ठीक तरीके से हो उसको सुनिश्चित किया गया, उसके लिए फोर्स तक का इस्तेमाल किया गया। अगले साल से आपको एग्ज़ाम में और क्या इन्हेंसमेंट करना है उसके लिए पूरी व्यवस्था की जा रही है। जो एक विशेषज्ञ कमेटी थी, उसकी सिफारिशों को कैसे कैसे क्या क्या लागू किया गया, क्या कुछ लागू किया जाना है, ये सारी चीज़ें चल रही हैं। और नीट एग्ज़ाम ठीक तरीके से हो गया। सीबीएसई का जो इवैल्यूएशन वाली जो समस्या, जो ग्लिचेज आई थी, वो समस्या ठीक तरीके से हो गई। उसके आगे सुचारू तरीके से सब कुछ चल रहा है। तो जब सब कुछ ठीक हो गया, फिर आप क्या मांग रहे हैं? वो शिक्षा मंत्री का इस्तीफा मांग रहे हैं बस। और 200 लोग जंतर मंतर पे सौरभ इकट्ठा हों और वो अचानक कहें कि मैं अनशन कर दूंगा, नहीं तो इस मंत्री को हटाइए। आज एक मंत्री को कह रहे हैं, कल दूसरे मंत्री को कहेंगे, कल किसी और प्रधानमंत्री को कहें, या कुछ भी कहें। तो उसमें एक चीज़ तो ये सोचना होगा ना, किसी भी सरकार के लिए, किसी भी डेमोक्रेटिक सेटअप में यकीन रखने वाले व्यक्ति के लिए, कि क्या इस तरह से धमकी देकर, एक तरह से ब्लैकमेल करके आप ले लेंगे इस्तीफा। एक चीज़ समझिए कि धर्मेंद्र प्रधान देश के शिक्षा मंत्री हैं। एक चुनी हुई लोकतांत्रिक व्यवस्था के अंतर्गत अपना चुनाव, वो सांसद हैं, अपना चुनाव उन्होंने संबलपुर में जीता। लगभग 5,91,000 वोट के आसपास उनको वोट आया था। मतलब इतने लोगों ने उनको सपोर्ट किया। एक तरफ वो आंकड़ा, दूसरी तरफ 200 लोग जंतर मंतर पे। मतलब 200 लोग ये कह रहे हैं कि 5,91,000 लोगों ने जिस व्यक्ति को भेजा है उसके ऊपर कार्रवाई हो। दूसरी चीज़ समझिए कि बीजेपी को वोट आया था लगभग 2024 के चुनाव में 22 से 23 करोड़ के आसपास लगभग। इंडिया के हिसाब से सोचे तो 30-31 करोड़ के आसपास वोट आया था। उतने लोगों के समर्थन से एक चुनी हुई सरकार वो एक काम कर रही है। और सरकार की आलोचना करना एक चीज होता है, नहीं खाना खाएंगे नहीं तो इस्तीफा करा दो। एक्चुअली क्या है कि क्या करेगी? आप अब थोड़ा सा इसके बैकग्राउंड में जाना पड़ेगा। ये सब शुरू कैसे हुआ था? ये सब शुरू हुआ था इसका शिक्षा से, धर्मेंद्र प्रधान से, नीट के पेपर लीक से कोई लेना देना नहीं था। बिल्कुल कोई लेना देना नहीं था, ये भी क्लियर हो जाना चाहिए।
ये सारा फिनोमेना एक सोशल मीडिया का फिनोमेना सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस की एक टिप्पणी से शुरू हुई बात थी, जिस पर उन्होंने सोशल मीडिया पर एक सेंसेशन क्रिएट हो गई। ये मानना पड़ेगा कि वो सोशल मीडिया का एक बहुत बड़ा फिनोमेना बन गया, जिसको कॉकरोच जनता पार्टी के नाम से हो गया। अब जिन्होंने वो फिनोमेना शुरू किया सोशल मीडिया पर, अभिजीत दीप के, उनको लगा ये तो मेरा मूवमेंट है, तो मैं अरविंद केजरीवाल बन जाऊंगा, तो वो वहाँ अमेरिका से भारत आ गए। लेकिन 1 करोड़ लोगों ने उनको इंस्टाग्राम पे तो साइन कर लिया, यहाँ पर 200 लोग पहुंचे, 100 लोग पहुंचे उनको एयरपोर्ट पर लेने के लिए। तो ये वहां से ये बात शुरू हुई। उन्हीं दिनों ये नीट का मामला चल रहा था, उन्होंने कहा चलो ये इसी को उठा लो, कोई इशू तो उठाना है ना। उनको बनना था केजरीवाल, और सोनम वांगचुक जी को लगा कि मैं अन्ना हजारे बन जाऊंगा, तो सोनम वांगचुक अनशन पर बैठा दिए गए इस्तीफा मांगने के लिए, और दीप के जी वहां पर भीड़ का इंतजाम करने लगे। लेकिन भीड़ नहीं आई। अगर वहां भीड़ चली जाती, अगर लोग वाकई वहां पर बड़ी तादाद में पहुंचते, तो शायद सरकार के ऊपर एक दबाव बनता भी। अब अन्ना हजारे मूवमेंट आप याद कीजिए ना, बना था सरकार के ऊपर दबाव, सरकार चली गई, बल्कि इन पर बहुत बड़ा रोल था। लेकिन यहां तो उसका फ्रैक्शन भी नहीं है, ये बिल्कुल मतलब डेसिमल फ्रैक्शन भी नहीं है। फिर भी एक व्यक्ति अनशन पर बैठा है। अब ऑपोजिशन ने तो अपना ये बता दिया ना कि हम इनके पीछे खड़े हैं। तो मैं तो इसका पॉलिटिकल कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस कर रहा हूं आपके साथ। सरकार के ऊपर कोई दबाव एज सच, उनका कोई मॉरल प्रेशर नहीं है, ये बात ठीक है, पॉलिटिकल प्रेशर भी नहीं है, मगर एक इंडिविजुअल की जान की बात है बस। देखिए, वो इंडिविजुअल की जान के हिसाब से सौरभ, आप सोचें कि देश का कोई भी नागरिक हो, या फिर जो नागरिक ना भी हो, अगर वो देश में हैं, और मान लीजिए कोई फॉरेनर या कोई भी, तो उनकी जान की कीमत वैसे ही रहती है, और निश्चित तौर पे सरकार उसका ध्यान रखेगी। जैसे यहाँ भी अगर आपको दिखेगा कि स्थिति बहुत ज़्यादा अगर ख़राब हुई उनके सेहत को लेकर, तो पुलिस उसके बाद कार्रवाई करेगी। लेकिन सरकार इस्तीफा दिला दे धर्मेंद्र प्रधान का, उसका तो खैर सवाल ही मतलब नहीं है। जैसे पुलिस को ये समझ में आएगा कि हाँ अब स्थिति ज्यादा हो गई है, तो उसके बाद वो कार्रवाई करेगी। जबरन उनके साथ वही किया जाएगा। लोगों ने तो आज दिल्ली पुलिस के कमिश्नर बदले गए, उनको इससे जोड़ दिया, नहीं इन्होंने वो हैंडल नहीं कर पा रहे थे इसको, तो इसलिए जो है हटा दिया गया। मुझे नहीं पता इसमें कितनी सच्चाई है। ये तो बहुत विचित्र सी बात है, मतलब तो इसमें कोई दो राय नहीं कि दिल्ली पुलिस के कमिश्नर हटाए गए हैं और समय से पहले हटाए गए हैं, तो उनके खिलाफ कार्रवाई की गई है। लेकिन उसकी वजह कुछ और है, उसकी वजह ये नहीं है। और इसमें क्या ही कर सकती है पुलिस? एक प्रोटेस्ट की जगह पुलिस ने उसकी इजाजत दी, वहाँ प्रोटेस्ट चल रहा है, कोई व्यक्ति अनशन कर रहा है, इसमें पुलिस क्या कर सकती है? सरकार वो लोग ये कहते हैं कि ये रोज नए नए नियम हमको बताए जाते हैं यहाँ पुलिस की तरफ से, मतलब दीपके की टीम जो है, दोनों ही चीज। और तो क्या सरकार किसी तरीके से ये मतलब इन्वॉल्व है इसमें कि भाई यहाँ भीड़ नहीं आनी चाहिए? नहीं, बिल्कुल नहीं, उसमें भीड़ नहीं आनी चाहिए। वो तो लाके सब कुछ करके देख चुके हैं ना, कि जब वो आए इंडिया, उसके बाद वो कनॉट प्लेस के चक्कर मार रहे थे कि कुछ तो जंतर मंतर पे भीड़ आ जाए, उसके बाद मैं वहाँ पे पहुँचूँ। फिर उसके बाद उनकी जो बयानबाजियाँ देखें, वो किस प्रकार के, एयरपोर्ट पे उतरने के बाद वो किससे बातचीत कर रहे हैं, किन किन दलों के नेताओं के साथ उनके संपर्क में, तो सीधे दिख रहा है कि एक पॉलिटिकल आउटपुट के एक्सटेंडेड हैंड के तौर पे आप काम कर रहे हो। केजरीवाल जी ने गले लगाया उनको आज। हाँ, और मंच पे वहाँ जाना, मनीष सिसोदिया के साथ पहले रिश्ता रखना, आम आदमी पार्टी के साथ जैसे वो रह चुके हैं, राहुल गांधी के बारे में जैसी जैसी टिप्पणी वो कर चुके हैं, और अब उनसे पूछिए तब वो कन्नी काटते हैं। अपोजिशन के सारे नेताओं के नाम कि हाँ ममता बनर्जी हमारे साथ हैं, उद्धव ठाकरे जी हमारे साथ हैं, नाम भी नहीं लिया इनका। सोचिए, इन्होंने राहुल गांधी के बारे में जैसी जैसी टिप्पणी की है इन्होंने, इनके सोशल मीडिया पोस्ट उठाकर आप देखिए तो आप समझ में आएगा कि राहुल गांधी के बारे में क्या क्या आप कह चुके हैं। ठीक है, तो कुल मिलाकर वही जो आपने उदाहरण दिया ना कि अरविंद केजरीवाल बनने की कोशिश, अन्ना हजारे बनने की कोशिश, और इस बार ये समझ में आ रहा है कि खुद अरविंद केजरीवाल बनने के बजाय शायद आम आदमी पार्टी के इशारे पे ये करने की कोशिश। और जब आंदोलन टाइम फिस हो गया, और उधर सोनम वांगचुक पे भी बहुत सारी चीज़ें चल रही है FCRA को लेके, तो एक कॉमन ग्राउंड दिखा होगा, उसके बाद ये लगा होगा कि किसी तरह से इसको उठाया जाए, उसमें ये चीज़ मिल गई। अब सोनम वांगचुक को भी लेके आपने देखा होगा कि आमिर खान का वो बयान बड़ा चर्चित है, कि ऐसे पोस्ट किया जा रहा था कि 3 इडियट्स फिल्म, जो कि लोकप्रिय फिल्म रही है, उसमें जो फंगशुक वांगडू है सोनम वांगचुक के कैरेक्टर के आधार पर बनाया गया था। आमिर खान ने सीरियसली इसको खारिज किया। इससे पहले भी वो जो उनके डायरेक्टर हैं, बहुत से लोग यही मानते हैं वैसे। हाँ, इससे पहले भी इनके डायरेक्टर इस बात को खारिज कर चुके हैं। उनको ऐसे दिखाया जाता है कि जैसे कोई बहुत बड़े साइंटिस्ट हों, वो मैकेनिकल इंजीनियर रहे हैं, और बहुत सारी चीज़ें उनके बारे में भी सौरभ है, जो कि आप फैक्ट्स वो देखें तो अजीब लगेगा। एक पहले यही बस इस उनके अनशन की बात कर ले। सरकार के ऊपर कोई पॉलिटिकल दबाव नहीं है, भीड़ आ नहीं रही तो कोई ऐसा कोई उसका भी कोई दबाव नहीं है उनके ऊपर। इतना है कि भाई सेहत नहीं बिगड़नी चाहिए, तो वो जब अगर लगेगा कि मौका अब कुछ एक्शन लेना है, तब सरकार ले लेगी। बिल्कुल, वो किसी भी इंडिविजुअल के साथ जो होता है। एक चीज़ ज़रूर मैं आपसे पूछना चाहता हूँ सोनम वांगचुक से जुड़ी हुई आखिरी बात, लद्दाख की इनकी जो मांगे थी, वहाँ के जो लोगों की जो कुछ इश्यूज थे, उसको लेकर वहाँ हिंसा भी हुई, उसमें भी ये एक लीडर्स के तौर पर ये उभरे थे। फिर इनको जेल भेज दिया गया, शायद जोधपुर जेल या वहाँ भेज दिया गया इनको, कई दिन वो वहाँ रहे। उसके बाद जब ये रिहा हुए तो ये माना जा रहा था कि सरकार के साथ इनकी कोई बातचीत हो गई है,
और अभी हाल में लद्दाख की बहुत सारी मांगे सरकार ने मान भी ली हैं। फिर अचानक ये फिर ऑपोजिशन कैंप में कैसे चले गए? इससे उसमें ये बताया जा रहा था कि FCRA को लेकर तो ऐसे ही नाराज़ रहते हैं ये, क्योंकि इनकी फंडिंग विदेशों से बहुत ज़्यादा होती है, फोर्ड फाउंडेशन या इस तरह के फाउंडेशन से इनके ऊपर बहुत सारे आरोप भी लगते रहे हैं। लोकल लेवल पर इनके खिलाफ प्रोटेस्ट भी हुए हैं। जैसे एक तरफ इनको ये दिखाया जाता है कि जो आइस स्तूप इन्होंने बनवाया, हालांकि उसके बारे में बताया जाता है कि लद्दाख में पहले 2008, 2009, 10 के आसपास कोई एक व्यक्ति थे जो कि इस काम को कर चुके थे, उनके लिए पद्मा अवार्ड भी उनको मिला हुआ है। बट ये सारी चीज़ें लोकल लेवल पे चलते ही रहती थी, क्योंकि कई जगह से बाहर से विदेशों से इनके फंड आते थे। तो जाहिर तौर पे अगर FCRA को लेकर सरकार बहुत ज़्यादा सख्त हो तो वो बात इनको नागवार गुजरेगी। और ये सारी चीज़ें इसी रूप में होती हैं कि किसी तरीके से सरकार के ऊपर प्रेशर बनाया जाए, प्रेशर क्रिएट कर दिया जाए। ओके, चलें, तो अब इसमें और कुछ रह ही नहीं गया। अब ये देखिए कि सरकार को क्या कभी लगता है कि इसमें कुछ एक्शन लेना है तो फिर वो एक्शन क्या होगा? वो एक्शन ये होगा कि उनको हॉस्पिटल में एडमिट कर देगी सरकार, फोर्सिबली भी करना पड़ेगा तो करेगी। ये बात है। दूसरा, अब दूसरे मुद्दे पर आते हैं। मॉनसून सेशन में क्या होने वाला है? ये PM-CM बिल को लेकर के देवेंद्र खबर बताएं कि क्या ये बिल अब नहीं आने जा रहा कि वो 130वां संविधान संशोधन, इसमें यह कि अगर आपको पुलिस हिरासत में ले ले तो फिर चाहे देश का प्रधानमंत्री हो, मुख्यमंत्री हो, केंद्र का मंत्री हो या राज्य का, वो 31वें दिन अपने पद पर नहीं रहेगा। केजरीवाल जी ने जैसे तिहाड़ से सरकार चलाई, वो नहीं हो, इसके लिए ये बिल लाया जा रहा था। मगर क्या, और इस पर ऑपोजिशन का इतना विरोध था कि ये जिस JPC में ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी में डिस्कशन के लिए गई, उस कमेटी को ही बॉयकॉट किया और आज तक बॉयकॉट किया हुआ है कांग्रेस और तमाम बड़ी विपक्षी पार्टियों ने। उसके अंदर नाम मात्र के ऑपोजिशन के लीडर्स हैं, बाकी उसमें सब सत्ता पक्ष के लोग हैं। फिर क्यों ये बिल जो है अगर नहीं आ रहा है तो इसके पीछे की वजह क्या है? और मैं तो फिर इसके साथ इस पीछे नहीं लिखा, लेकिन वन नेशन वन इलेक्शन बड़ा चर्चा में आ गया पिछले 2 रोज में, जब से उस कमेटी के चेयरमैन ने, उसकी लिए जो JPC बनी है उसके कमेटी के चेयरमैन ने बोला कि चुनाव आयोग ने हमसे कहा है कि हमको 6 महीने का भी नोटिस मिल जाएगा तो हम पूरे देश में एक साथ इलेक्शन करवाने के लिए तैयार हैं। अगर ऐसी बात है तो फिर उसमें क्या अड़चन है, अगर उसको लेकर के भी कोई बात सामने आ रही है तो? आज 2 महत्वपूर्ण बैठक हुई सौरभ। पहली बात तो ये कि जो ग्रुप ऑफ मिनिस्टर्स की बैठक हुई, इसमें रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह जी, गृह मंत्री अमित शाह जी, विदेश मंत्री जयशंकर और उनके साथ तमाम NDA के नेता थे। और ग्रुप ऑफ मिनिस्टर्स में पार्लियामेंट सेशन को लेकर ही विस्तार से चर्चा हुई है। दूसरी बैठक हुई जिस JPC की आप बात कर रहे हैं, जो अपराजिता सारंगी जो कि BJP की सांसद हैं, उसकी चेयरमैन है, इसकी PM-CM वाले बिल को लेकर। आज ये लगभग तय माना जा रहा था कि आज ये कमेटी अपनी सिफारिश को अडॉप्ट कर लेगी और उसके बाद पार्लियामेंट में उसको रखा जाएगा। आज कमेटी की बैठक भी हुई और उसमें एक ड्राफ्ट सर्कुलेट किया गया था, जो सोर्सेस से जानकारी मिली। फिर ये जानकारी मिली कि अपराजिता सारंगी जी को कोई एक फ़ोन कॉल आया। अच्छा, संभव है कि शायद उन्होंने किसी से सलाह ली हो या जो कुछ भी रहा हो, उसके पीछे वजह हम लोग नहीं जानते। और उसके बाद ये एक तरह से आप कहें कि इस टर्म का मैं इस्तेमाल करूं कि ड्रामेटिक वे में ये हुआ कि नहीं, अभी और ज़्यादा सलाह की ज़रूरत है। अच्छा, और पॉलिटिकल कंसल्टेशन, अदरवाइज वो अपनी सिफारिशें फाइनल कर चुके थे। अदरवाइज वो सिफारिश फाइनल हो जा रही थी और उसके बाद पार्लियामेंट की कमेटी में रख दिया जाता। तो और ज़्यादा सलाह मशविरा की ज़रूरत है। फिर वो ये बता भी रही हैं कि हाँ, लगभग सभी दल इस बात पे सहमत हैं, लेकिन इसको और करने की ज़रूरत है उस कमेटी में जिसमें असदुद्दीन ओवैसी, YSRCP, इसी तरह के 3 अपोजिशन खेमे के जो नेता हैं वो मौजूद थे। बाकी तो मुख्य अपोजिशन की बात करें अगर तो गैर हाजिर रहते हैं, तो बहुत आसानी के साथ कमेटी अपनी सिफारिशों को अडॉप्ट कर सकती थी। बट उस काम को नहीं किया गया। उसमें 2 चीज़ें समझ में आ रही है सौरभ। पहली बात तो ये कि जैसे कुछ चीज़ें उसकी ऐसी हैं जिस पे शायद और ये विचार बनाओ कि और मंथन करने की ज़रूरत है। जैसे 30 दिन के बाद आप पद से अगर हटेंगे नहीं तो आपका निलंबन माना जाएगा। अब मुख्यमंत्री के या मंत्री के पद का या प्रधानमंत्री के पद का निलंबन क्या होता है? सस्पेंडेड प्राइम मिनिस्टर, सस्पेंडेड चीफ मिनिस्टर क्या हो सकता है? हाँ, ये क्या हो सकता है? तो वो चीज़ एक रही हो। दूसरी अगर इसके पॉलिटिकल एस्पेक्ट की बात करें तो सरकार के सामने, क्योंकि अभी टॉप एजेंडा है महिला आरक्षण बिल और डिलिमिटेशन बिल, और यहाँ पर इस बिल को लेकर, PM-CM वाले बिल को लेकर बहुत ज़्यादा एतराज़ है, तो शायद उसके चलते भी ये सोचा गया होगा कि इसको अभी बैकसीट पे डालते हैं, जो मुख्य एजेंडा है उसी को रखते हैं, वरना फिर कड़वाहट बनती ही है। और पार्लियामेंट का काम ऐसे ही होता है कि जब आप BAC की बैठक होती है तो उसमें इस एजेंडे को ले लेते हैं, इसको अभी छोड़ देते हैं, चलिए इसको आगे देखेंगे। बिजनेस एडवाइजरी कमेटी की बैठक जब होती है, इसमें सभी दल के लोग शामिल होते हैं। आपने जब खबर बताई, मेरे दिमाग में 2 थॉट आए थे। एक तो यही कि अगर इसमें कुछ और संशोधन करने हैं इस बिल के अंदर, वो शायद इसलिए सरकार सोच रही है कि भाई और पार्टियों का समर्थन अगर मिल जाता है एक आध चीज़ें और इसमें ठीक कर जाने से, तो क्यों ना करें गैर NDA दलों का। ये तो आपने। दूसरा ये भी, क्या ये मुमकिन है कि भाई अभी 2/3 नहीं हुए इसलिए
भाई इसके लिए भी 2/3 लगेंगे ना। हाँ हाँ हाँ, इसमें तो भाई कोई दो राय नहीं कि इसके लिए भी 2/3 लगेंगे, और आज कमेटी अगर अडॉप्ट कर लेती हाँ। और फिर उसके बाद आपको अगर रखना हो, रखने के बाद अगर आप पास ना करा पाएँ तो फिर वो एक समस्या होती। लेकिन जो नंबर्स का गेम समझ में आ रहा है सत्ताधारी खेमे के हिसाब से, ठीक है, हम लोग अपोजिशन को अगर आप टटोलें या सत्ताधारी पक्ष को टटोलें तो उसी से बात समझ में आ जाती है। अपोजिशन कैंप में कांग्रेस पार्टी को अगर छोड़ दें तो बाकी खेमे में, अधिकांश खेमे में, कांग्रेस पार्टी या आम आदमी पार्टी इस तरह के दल को आप छोड़ें तो ये समझ में आ रहा है कि इस बिल को लेकर अब कोई रिजर्वेशन वाली बात नहीं रह गई है। दूसरी तरफ सत्ताधारी पक्ष का ये मानना है कि कांग्रेस पार्टी, समाजवादी पार्टी या आम आदमी पार्टी, इसी तरह के जो दल हैं वही इस बिल के खिलाफ हैं। बाकी अपोजिशन के भी अधिकांश दल इस बिल के साथ सेम पेज पर हैं। डीएमके के बारे में सर मैं आपको एक दिलचस्प चीज़ बताऊं कि एक एनडीए के मंत्री वहाँ पे तमिलनाडु के दौरे पे थे, उन्होंने डीएमके के खिलाफ कुछ बोला, उसके बाद दिल्ली से उनको फ़ोन गया कि डीएमके के खिलाफ कुछ बोलने की ज़रूरत नहीं है। अच्छा वी विल टेक केयर ऑफ दैट। तो मतलब तो आप भी समझ सकते हैं कि क्या है। समाजवादी पार्टी के बारे में भी आकलन ये है कि क्योंकि इस बिल का विरोध करने का समाजवादी पार्टी ये आप किसकी डिलिमिटेशन की बात कर रहे हैं? डिलिमिटेशन की बात कर रहा हूँ कि समाजवादी पार्टी के पास कोई ठोस कारण नहीं, किस आधार पर विरोध करेंगे आप? यूपी की सीटें बढ़ ही रही हैं, फिर वहाँ पर वो प्रचार होगा कि यूपी की सीट बढ़ रही थी, इन्होंने ऐसे कर दिया। लेकिन उनके सामने एक असमंजस ज़रूर ये है कि पहली बात तो कि किसी रूप में बीजेपी की मदद करते नजर ना आए, अगले साल विधानसभा का चुनाव होना है वहाँ पे। दूसरी चीज़ कि कांग्रेस पार्टी जिनके साथ वो गठबंधन में जाएंगे उनको ठगा हुआ सा महसूस हो कि समाजवादी पार्टी ने भी हमें छोड़ दिया, ये एहसास ना कराएं। तो वही सारी चीज़ें ऐसी हैं बाकी लोग, लेकिन उनके बारे में भी, समाजवादी पार्टी के बारे में भी आकलन ये है सत्ताधारी पक्ष का कि संभव है कि वो भी कोई रास्ता ढूंढ लें, कोई विंडो ढूंढ लें। एक बात ये देखिए, एक तो ये बड़ी मार्क करने वाली बात देवेंद्र ने कही है कि सब दलों को टटोलने पर ये लगता है कि कांग्रेस कुछ एक्सटेंट तक, समाजवादी पार्टी या आम आदमी पार्टी, इनको छोड़ के डिलिमिटेशन बिल या वुमेन्स रिजर्वेशन बिल पर बाकी दलों में कोई एतराज़ वाली बात नहीं पाई जा रही है, इंक्लूडिंग डीएमके। तो नंबर्स डिलिमिटेशन और वुमेन रिजर्वेशन के नाम पर तो पूरे हैं सरकार के पास, होने चाहिए, अभी ऐसे कहते हैं। लेकिन एक उसमें ये भी है, फिर अगेन मैं इसी पर आ रहा हूँ, पीएमसीएम बिल पर। इस बिल पर ज़्यादा एतराज़ हो सकता है क्योंकि दलों को ये लगता था उनकी रिजर्वेशन क्या थी, क्यों बॉयकॉट किया जेपीसी का, कि ये तो पॉलिटिकल वेंडेटा का टूल बन जाएगा कि आप एजेंसी किसी भी आरोप में उठाए। और ऐसे दुनिया जहान के ऐसे बहुत सारे आरोप, बहुत सारी धाराएं हैं जिनमें अगर आप किसी को बुक कर दें, किसी नेता को, तो बेल लेना इतना आसान भी नहीं होता। याद कीजिए ना कि अरविंद केजरीवाल जी को, मनीष सिसोदिया को, इनको महीनों लग गए बेल लेने में। तो ये उनका रिजर्वेशन यही है। तो ये भी मुमकिन है कि कोई पार्टी डिलिमिटेशन पर तो राजी हो जाए, इस पर राजी ना हो। वही कह रहे हैं ना कि क्योंकि प्रायोरिटी में आपके डिलिमिटेशन है, तो इसकी वजह से उसको खटाई में नहीं डालना चाहिए, या कड़वाहट आप फैला दें जिसके चलते वो भी आपका एजेंडा पीछे चल जाए। अंडरस्टैंडेबल। वन नेशन वन इलेक्शन, वन नेशन वन इलेक्शन को लेकर सौरभ आज अब जो संकेत नजर आ रहा है उसके हिसाब से इस सेशन में वो नहीं हो रहा है। बिल तो नहीं आएगा, बहुत ज़्यादा संभावना इस बात की हमें ये बताई गई टॉप सोर्सेज के द्वारा कि रिपोर्ट भी अभी नहीं आएगी, अभी शायद थोड़ा और कंसल्टेशन होगा, उससे फिर से इसी बात पे और ज़्यादा मुहर लगती नजर आ रही है कि सरकार के सामने अभी टॉप एजेंडा वुमेन और डिलिमिटेशन, ये दो बिल है। चलिए, तो वो तो फिलहाल अभी लग रहा है कि आ ही रहे हैं। तीसरे मुद्दे की बात कर लेते हैं। मैं आपको कह रहा था, प्रधानमंत्री ने आज एक तस्वीर देश के सामने रखी। प्रधानमंत्री आज जींद में थे, हरियाणा में जींद में, और वहाँ देश की पहली हाइड्रोजन से चलने वाली ट्रेन जो है उन्होंने उसको लॉन्च किया, हरी झंडी दिखाई। वो सोनीपत और जींद के बीच चलेगी, 89-90 किलोमीटर का वो सफ़र करेगी, 75 किलोमीटर की स्पीड पर चलेगी, टॉप स्पीड इसकी 100 किलोमीटर पर आवर होगी। और हाइड्रोजन से चलती है तो मतलब इसमें कोई कार्बन एमिशन नहीं है, इससे पोल्यूशन है, ज़ीरो पोल्यूशन करने वाली ट्रेन है, हाइड्रोजन फ्यूल पर चलने वाली। दुनिया में मात्र भारत शायद चौथा देश है या 5वां देश है जिसने इस तकनीक को कामयाबी के साथ लॉन्च किया है। बड़े बड़े मुल्कों के पास भी ये टेक्नोलॉजी नहीं है। कुछ एक देश ही ऐसी ट्रेन चलाते हैं, और वो भी इतनी हॉर्स पावर की, जैसे 3200 हॉर्स पावर इसकी क्षमता है, पावर है, इतनी क्षमता वाली ट्रेन नहीं कोई चला रहा है बाहर। ये 10 कोच वाली ट्रेन होगी, इतनी लंबी ट्रेन भी कोई और नहीं चला रहा है बाहर। इसमें 1200 से ज़्यादा यात्री जो है एक बार में सफ़र कर सकते हैं। तो वो मतलब ये कि बाहर जो ट्रेनें चल रही हैं वो लो कैपेसिटी ट्रेन है। हमने एक हाई कैपेसिटी ट्रेन चलाने की ये पहली शुरुआत की है। प्रधानमंत्री ने क्या बताया, उन्होंने कहा कि 2000 आज जो ये युद्ध में संकट काल बना हुआ है दुनिया के लिए कि
तेल की आपूर्ति रुकी हुई है, डीजल और पेट्रोल का संकट हो जाता है। तो उन्होंने कहा कि 2014 से पहले ये अगर मान लीजिए ऐसा युद्ध हो गया होता तो देश का पूरा रेल नेटवर्क बैठ जाता। आप कहेंगे युद्ध का रेल नेटवर्क से क्या मतलब? तो उन्होंने बताया कि, अब देवेंद्र बताएंगे कि ये आंकड़े जो हैं कितने पक्के हैं, हालांकि प्रधानमंत्री ने दिए हैं। उन्होंने कहा कि अंग्रेज़ों के ज़माने से 1925-26 से देश में रेल तंत्र के बिजलीकरण का काम शुरू हुआ। तब से लेकर के 2014 तक, मतलब 90 साल में रफली, उन्होंने कहा कि 30% इलेक्ट्रिफिकेशन ही हम कर पाए रेल नेटवर्क का, और पिछले 12 साल में हमने बाकी 70% इलेक्ट्रिफिकेशन कर दिया। आज इक्की दुक्की जगहों पर ही मात्र डीजल से चलने वाले हमारे रेल इंजन हैं, वरना पूरे भारतीय रेल वो बिजली पर चलती है, और अब तो हाइड्रोजन पर चलाने की शुरुआत हो गई है। तो उन्होंने कहा कि 14 वाले, अगर ये आज के हालात 14 में हो जाते तो रेल नहीं चलती। इसमें कोई दो राय ही नहीं सौरभ, वो ये सिर्फ कहने की बात नहीं है, ये आंकड़े ही हैं उसके। अच्छा। जैसे 2014 से पहले तक अगर कुल किलोमीटर के हिसाब से आप समझें तो रफली 21,000 किलोमीटर, 21,000 ऑड किलोमीटर के आसपास इलेक्ट्रिफिकेशन हुआ था रेलवे ट्रैक का, जो ब्रॉड गेज है। और 14 से अब तक लगभग 46,000 किलोमीटर के आसपास, जो कि आपका परसेंटेज ओवरऑल पहुंचा देता है जितने ब्रॉडगेज में रेलवे के ट्रैक्स हैं उन पे इलेक्ट्रिफिकेशन ट्रेन का 99% लगभग। हाँ, तो मतलब वाली ट्रेन है। 14 से पहले जितना हुआ, 14 के बाद उससे दुगना हो गया। बिल्कुल। और 10 साल में अगर मनमोहन सिंह के सरकार को अगर आप देखें तो तकरीबन 4,000 किलोमीटर के आसपास बस ये हुआ था। और उसी दरमियान इनका आंकड़ा देख लें, 40,000 आपने बताया, 45-46,000 के 45,000। आसपास। और आप सोचिए कि पर डे के हिसाब से वहाँ पे इलेक्ट्रिफिकेशन हुआ 400 किलोमीटर के आसपास, और यहाँ पे 4-4 हज़ार, तो कोई तुलना ही नहीं थी। और इसके पीछे सौरभ ऐसा नहीं था कि ये यूं ही हो गया। 2017 में मिशन इलेक्ट्रिफिकेशन एक मिशन शुरू किया गया। तब रेलवे मंत्री थे कैबिनेट सुरेश प्रभु और MOS मनोज सिन्हा जी। 2017 में 2017 में मनोज सिन्हा जी IIT बैकग्राउंड, तो जाहिर तौर पे तकनीकी बातें बहुत बेहतर समझते थे। तो इस बात को उन्होंने ये समझा कि रेलवे के इलेक्ट्रिफिकेशन में सबसे बड़ी समस्या ये आ रही है कि जो काम है वो अलग अलग बटा हुआ है और उसमें कोऑर्डिनेशन ही नहीं होता, जिसके चलते बहुत लंबा समय वक्त लगता है। उदाहरण के तौर पे आप बताऊं आपको कि जैसे मान लीजिए कि डिजाइनिंग किसी ने बनाया, सामान कोई और खरीदेगा, कंस्ट्रक्शन कोई और कराएगा, इस तरह की अलग अलग एजेंसीज। अब समझ सकते हैं कि आप सरकारी एजेंसियों में या बाकी में कोऑर्डिनेशन की समस्या कितनी ज़्यादा होती है। तो फाइलें लटक जाती थी, काम लटक जाता था, प्रोजेक्ट लटक जाता था। जब उन्होंने मिशन इलेक्ट्रिफिकेशन शुरू किया तो उस समय एक मोड शुरू किया EPC। अच्छा। E इंजीनियरिंग, P प्रोक्योरमेंट, C कंस्ट्रक्शन। मतलब जो काम इंजीनियरिंग जो कंपनी करेगी, जो एजेंसी, कंपनी नहीं, जो एजेंसी इंजीनियरिंग करेगी, डिजाइन वगैरह सब कुछ बनवाना, उसे ही सारी सामग्री का प्रोक्योरमेंट या अलाइनमेंट जो कुछ भी करना है, प्रोक्योरमेंट भी कराना है और उसे ही कंस्ट्रक्शन भी कराना है। ओके। मतलब कि आप पहले 10 टेंडर निकालने पड़ते, अब आप एक टेंडर से आपका काम हो रहा है। और उसने इसकी स्पीड को बहुत ज़्यादा बढ़ाया। और उस समय जब वो पार्लियामेंट में जब बोलते थे, जवाब देते थे, अगेन फिर ये काम शुरू किया सुरेश प्रभु और मनोज सिन्हा की टीम ने। हाँ, 2017 में। ओके। और 2017 में मनोज सिन्हा के आप तमाम उस समय के बयान उठा के भी देखेंगे तो उनके पार्लियामेंट में बयान में बार बार इस बात को कहते थे कि ये सिर्फ रेलवे का प्रोजेक्ट नहीं है, ये एनर्जी सिक्योरिटी है। मतलब प्राइम मिनिस्टर का उसी समय ये निर्देश था कि इसी स्वरूप में आपको तभी करना इसको है। एनर्जी सिक्योरिटी के रूप में देख लिया गया था उस समय ओके। कैसे डीजल से आपकी खपत कम रहेगी, क्या रहेगी। तो जाहिर तौर पे प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने तब मनोज सिन्हा जी को जो कहा था, आज वो साल का सच साबित हो रहा है। करोड़ों लीटर डीजल बचता है। कितना डीजल बचता है और आपकी इफिशियंसी भी ज़्यादा होती है। जैसे इलेक्ट्रिक से चलने वाली इंजन ज़्यादा एफिशिएंट होती है। तो आप अपने एनर्जी के मामले में सिक्योर हो रहे हैं, डीजल बता रहे हैं, कार्बन उत्सर्जन कम हो रहा है। और ये सब कुछ कैसे हो रहा है? क्योंकि आपने काम करने का तरीका बेहतर किया, एक इंजीनियरिंग माइंड वहाँ पे लगा, फाइलें तेजी से निबटनी शुरू हुई थी, ये काम कर लिया। अब जो भी तुलना करते हैं कि नरेंद्र मोदी सरकार ने क्या किया, किसी भी इस तरह के पैरामीटर को उठा के देख लें, अच्छा इसमें तो डाटा की बात है, ये क्लेम की बात है नहीं। ये तो सीधे सीधे डाटा सामने आया कि यूपीए सरकार में क्या होता था, नरेंद्र मोदी की सरकार में क्या हुआ। ठीक है, इंटरेस्टिंग जानकारी आपने दी। चौथी खबर मैं आपको बताता हूँ। हाँ, इस खबर में बहुत लोग जो हैं उत्सुक भी हैं, जानना चाहते हैं और जानना ही चाहते हैं क्या भारत का इसमें कोई रोल है, क्या किसमें रोल, POK की आज़ादी में रोल। देखिए, पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर पिछले लगभग महीने भर से, उससे कुछ ज़्यादा ही वक्त से सुलग रहा है बिल्कुल।
उनकी कुछ मांगे हैं जो उन्होंने मांगे उठाई, जब उन्होंने आंदोलन किया तो उनको गोली मिली। पाकिस्तान की सेना, पाकिस्तान की पुलिस, उन्होंने प्रदर्शनकारियों पर गोलीबारी की। अब उस प्रदर्शन में पाकिस्तान खुद ही 30-40 मौतों की तो पुष्टि करता है, बाकी ये तादाद वैसे सैकड़ों में बताई जाती है। और कोई भी ये मतलब उर्दू का शब्द है कौम, कोई भी कौम जो है वो अपने ऊपर जब अपनों की लाशें गिरती हुई देखती है तो उसको भूलती नहीं कभी। तो वो एक लेवल पर तो वो आगे बढ़ ही चुके हैं, उनको ये समझ में आ गया है कि ये पाकिस्तान हमारा सगा नहीं है, कुछ कहे वो कुछ भी, वो कहते हैं उसको आज़ाद कश्मीर, लेकिन वो लोग नारे क्या लगा रहे हैं वहाँ पर वो इंपॉर्टेंट है। उन्होंने नारे लगाए, पहले उन्होंने कहा कि पूरी दुनिया में तुमने हमको दहशतगर्द बना दिया, कि पूरी दुनिया क्यों जानती है पीओके को कि यहाँ पे टेररिस्ट कैंप है। तो लेकिन उन्होंने कहा कि नारों में उन्होंने कहा स्पीचेस में, बंदूकें हमने नहीं उठाई, तुमने हमारे हाथों में ज़बरदस्ती दी, पहली बात उन्होंने बोली। फिर उन्होंने कहा कि अगर तुम हमारी रसद बंद करोगे, राशन अगर तुम हमारा बंद कर दोगे, मोहताज बना रखा पाकिस्तान ने उनको, उनका रिसोर्सेज यूज़ करते हैं, देते हैं उनको कुछ नहीं। तो उन्होंने कहा अगर तुम हमारा रास्ता रोकोगे तो हम दूसरा रास्ता खोल लेंगे। दूसरा रास्ता मतलब कि वो सीज फायर लाइन कहते हैं, जिसको हम LOC कहते हैं, तो हम LOC पार चले जाएंगे, हम LOC पार से मदद लाएंगे, मतलब भारत से मदद लाएंगे। तीसरी बात उन्होंने क्या कही? तीसरी बात उन्होंने कही कि ये डिस्प्यूटेड लैंड नहीं है, विवादित भूमि नहीं है पीओके। उन्होंने कहा ये ऑक्यूपाइड टेरिटरी है, तुमने इस पे कब्जा किया हुआ है। ये बातें पहली बार पीओके से सुनने को मिल रही हैं हमें। और अब उन्होंने लास्ट जो बात की है वो है जो भारत अपने लीगल क्लेम में कहता है। जब भी कोई कहता है ना कि भाई आपने तो कहा था जनमत संग्रह प्लेबिसाइट कराएंगे, नेहरू जी ले गए थे UN में, पाकिस्तान भी कई बार कहता है कि भाई UN का रेजोल्यूशन है, प्लेबिसाइट होना चाहिए, कश्मीरी खुद बताएं कि वो क्या किसके साथ रहना चाहते हैं। तो भारत बताता है कि उसकी पहली शर्त क्या है, और वो पहली शर्त आज पीओके के लोग बता रहे हैं। पहली शर्त उस UN रेजोल्यूशन की है कि पाकिस्तान पूरी फौज वापस लेकर के जाए, पीओके पूरी फौज हटाए वहां से। तो आज उन्होंने अपनी स्पीच में यही कहा कि तुम पहले अपनी फौज हटाओ फिर बात करेंगे। बिल्कुल सर, ये पूरी दुनिया के सामने एक तरह से अब ये उनके सामने, दुनिया के सामने ये चैलेंज है कि इतना के बाद भी आप किस रूप में रिएक्ट करते हो। अंतर्राष्ट्रीय बिरादरी से भारत यही इस बात को कह रहा है कि आप देखें कि कैसे पाकिस्तान वहाँ पर अत्याचार कर रहा है उस ज़मीन पे जिसने उसे ऑक्युपाइड कर रखा है अपनी फ़ौज के मार्फत, और वहाँ पे ये सब कुछ हो रहा है। और लोगों के सौरभ जो रिएक्शन आ रहे हैं उसके पीछे एक बड़ी वजह ये भी है कि एक तो उनका अत्याचार, और दूसरी तरफ वो देख रहे हैं कि कश्मीर में, हमारे वाले कश्मीर में किस प्रकार से सुख शांति समृद्धि, वहाँ के लोगों के जीवन स्तर कैसा है, डेवलपमेंट किस प्रकार से हो रहा है, वहाँ सीधे फिर कंपेयर होता है। और आज के डेट में तो इंफॉर्मेशन क्रांति जिस प्रकार की है, कोई भी चीज़ कहीं भी हो तो दूसरी जगह तुरंत पहुँचती है। वो लोग फिर वो तुलना करना शुरू करते हैं कि यहाँ तो हमारी रसद पे भी क्या स्थिति है और कितनी महंगाई है। इन सब के चलते लोग एकदम से रिएक्शन में हैं, और तमाम दबाने की कोशिशों के बावजूद दूसरा पाकिस्तान की तरफ से झूठ भी बोला जाता है कि हाँ हमने रसद नहीं रोका। उसके बाद तुरंत देखते हैं आपकी वीडियो सामने आने शुरू होते हैं कि कैसे ट्रकों की लाइन लगी हुई है और वहाँ पे उनकी फ़ौज रोक रही होती है। हम क्या कर सकते हैं इसमें, या हम कुछ कर रहे हैं क्या? नहीं, वो निश्चित तौर पर हम लोग कुछ नहीं कर रहे हैं, वो वहाँ के लोग ही जो कर रहे हैं वो लोग कर रहे हैं। हम ये ज़रूर ये कर रहे हैं कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अलग अलग देशों को ये बता रहे हैं कि आप देखिए कि वहाँ क्या हो रहा है। फॉरेन ऑफिस का मतलब MA का रिएक्शन तो आता रहता है इस पे। हाँ बिल्कुल, और बार बार इसी बात को कहा जाता है, और बैक चैनल भी जो दूसरे देशों से बात होती है तो उसमें इसका जिक्र होता है कि देखिए अब पाकिस्तान में चुप आप नहीं रह सकते कि वहाँ पे जिस तरह की चीज़ें हो रही हैं और लोगों के ऊपर जितना अत्याचार हो रहा है, ह्यूमन राइट्स का जिस प्रकार से वायलेशन हो रहा है, और पाकिस्तान सब कुछ वो करा रहा है, तो इस पर अंतर्राष्ट्रीय बिरादरी को ध्यान देना चाहिए। आज नहीं तो कल अंतर्राष्ट्रीय बिरादरी को उस पर ध्यान देना ही होगा। राजनाथ जी का स्टेटमेंट याद आ रहा है, राजनाथ सिंह जी का, कि एक दिन पीओके खुद कहेगा मैं अभी भारत हूँ, हमें कुछ करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। मतलब बड़ी प्रोफेटिक साउंड की कर रही है इस वक्त उनकी वो बात, कहीं ऐसा कि वो दिन नज़दीक तो नहीं है। निश्चित तौर पर अगर वहाँ के लोगों को छोड़ दिया जाए तो वो तो खुशी खुशी इस काम में, एक बड़ा हिस्सा जो है वो खुशी खुशी इस काम को करना चाहेंगे। वहाँ भी जो रेडिकल हैं वो कुछ अलग लाइन लें कि हाँ मैं आज़ाद रहना या जो कुछ भी, बट बड़ा हिस्सा तो देख ही रहा है ना कि कश्मीर में इधर क्या हो रहा है, क्या क्या चीज़ें हो रही हैं। यहाँ की ट्रेन की जब सबसे बड़ी बात हुई है, सबसे बड़ी बात हुई है सौरभ, यहाँ की ट्रेन की तस्वीरें जब वहाँ पे जा रही हैं चिनाब ब्रिज के ऊपर से, आप सोचिए वहाँ के लोगों को क्या लग रहा होगा, बारामूला तक ट्रेन पहुँच गई है। हाँ, कि ये कौन सी चीज़ है। यहाँ के लोगों का जो लाइफस्टाइल वो देख रहे हैं, यहाँ की सड़कें, यहाँ जिस प्रकार से फिल्म एंटरटेनमेंट हर चीज़ में, तो सब कुछ यहाँ पर अपॉर्चुनिटी इतनी ज़्यादा है, लोगों का जीवन स्तर इतना बेहतर हो रहा है, तो वो तुलना तो होगी वहाँ पे। उस तुलना के बाद फिर फ्रस्ट्रेशन होगा जब उनको नहीं मिलेगा, तो वही सामने उजागर। और ये स्पेशली पिछले 6-7 साल में जो ट्रांसफॉर्मेशन हुआ है कश्मीर, बिल्कुल सर, इसमें कोई तो कश्मीर असल में अगर आप देखें तो इन्हीं सालों में हुआ है। इसके पहले तो कश्मीर इधर की स्थिति भी वैसी ही थी,
वो पत्थरबाजी, वो आपको तस्वीरें याद नहीं है कि किस प्रकार से फौज के लोगों को, यंग लड़के 10 बिल्कुल 15 साल 16 गाड़ी साल नहीं के निकल लड़के, पाती थी। गाड़ी नहीं निकल रही, फौज के लोगों के साथ मिसबिहेव हो रहा है। हमारी फौज के लोग अगर जा रहे हैं, पीछे से लड़के पत्थर मार रहे हैं, ये कर रहे हैं, और एकदम से कोई कुछ पूछने वाला नहीं, कोई कुछ बोलने वाला नहीं। तो पिछले 2000 खास तौर पे धारा 370 हटने के बाद, उसके बाद जो आमूलचूल परिवर्तन हुआ है, उसकी ये तस्वीर है कि आप इंटरनेशनल बिरादरी भी आती है तो वो देख रही है कि यहाँ कश्मीर में कैसे कैसे बहुत development हो रहा है। एक्चुअली क्या है, ये खबर हमने क्योंकि एक तो पीओके के हालात को लेकर के चली रही बातचीत, दूसरा भारत में बहुत सारे लोग ये कहते हैं, उनको लगता है, मतलब क्योंकि आम लोग तो नहीं समझते कि ये चीज़ें कैसे कैसे ऑपरेट होती हैं, ये चीज़ें एक देश की क्या इन्वॉल्वमेंट और कितनी हद तक ही इन्वॉल्वमेंट हो सकती है किसी दूसरे देश के मुद्दों को उठाने में। इनको लगता है कि पीओके और बलूचिस्तान एक तरीके का राइप फ्रूट है और भारत को कुछ करना चाहिए ताकि ये दोनों हिस्से जो हैं अब आज़ाद हो जाए पाकिस्तान से। इसमें भारत अपनी भूमिका अदा करे, एक्टिव रोल। अपनी भूमिका की क्या है सौरभ, उसमें उनके अंदर इतनी ज़्यादा समस्या है कि वो अपने आप ये काम होगा। वहाँ जो ढांचा, वहाँ सरकार थोड़ी चल रही है अभी ही, जैसे सरकार जैसे चल रही है, आप सोचिए ना कि अमेरिका के सामने जाके आप अपने पूरे देश को अगर गिरवी रख दे रहे हैं, मुनीर ये तय कर रहे हैं, तो समझिए कि पूरा का पूरा सिस्टम कैसे काम कर रहा है। वही दूसरी तरफ भारत कैसे अमेरिका को डील कर रहा है। तो आप अपने देश के साथ अगर ये सब करेंगे तो चाहे बलूचिस्तान हो या पीओके है, आज नहीं तो कल वही होना है। भारत के हिसाब से अगर आप देखें तो भारत का उसमें, क्योंकि दूसरे देश का मामला है, सिवाय इसके कि अंतर्राष्ट्रीय बिरादरी को आप उनके ऊपर दबाव डालें, उनको आगाह करें, उनको समझाएं कि देखिए क्या हो रहा है। चले, तो ये खैर अभी तक का अपडेट था। आज तो एक इंटरनेशनल खबर पर भी बात हो गई है, लेकिन अब ये पार्लियामेंट सत्र जब शुरू होगा तो आपको रोजाना जो है भारत की खबर में कुछ नई बातें जानने को मिलेंगी। देवेंद्र, बहुत शुक्रिया आज आपका स्टूडियो में आने के लिए। भारत की खबर देख रहे थे आप, आज इतना ही।